गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट भाग में क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन लिख रहा है, नदी बह रही, तो बहना क्या है? क्रिया। लिखना क्रिया है, खाना क्रिया है, रोना, हंसना, चलना, जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया है। फिर उसके बारे में दो एक बताए, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक क्रिया में कर्म सकर्म यानी कर्म के आधार पर, और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ये आपको कल बताया था मैंने। सकर्मक क्रिया में क्या और किससे करके प्रश्न करते हैं तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बालक को सुला रही है तो बालक क्या है? कर्म। मालिक को दो पानी दे रहा है तो पौधों क्या है? कर्म। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? खिलौनों से, तो कर्म। तो किसी के अभाव, क्रिया के अभाव में वाक्य की रचना असंभव है, यानी कि क्रिया के साथ ही वाक्य पूरा होता है। अकर्मक क्रिया में जैसे मोर नाच रहा है तो कोई कर्म नहीं है इसके साथ में। बालक सो रहा है, कोई कर्म नहीं। तो ये आपको पहले समझा चुके हैं। अब देखिए तो कर्म की दृष्टि से सकर्म और कर्म की आपको पढ़ लिया। अब एकर्म और द्विकर्म क्रिया। एकर्म और द्विकर्म क्रिया। एकर्म क्रिया के अंतर्गत जैसे जिस क्रियाओं का एक कर्म होता है उसे एकर्म क्रिया कहते हैं, और जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्म कहते हैं। तो एक कर्म यानी गाय दूध देती है तो एक कर्म है इसमें। सुंदर पत्र लिख रहा है तो पत्र क्या है? एक कर्म है, और दूध एक कर्म है। तो सुंदर पत्र लिख रहा है तो एक कर्म है इसके अंदर। पत्र एक ही कर्म है ना, और दूध देती है तो दूध भी एक ही कर्म है। जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्म, और जिसमें दो कर्म होता है वो द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत देखिए, माता ने पुत्र को रुपए दिए तो माता ने दिए किसको? पुत्र को। पुत्र ने माता को पत्र लिखा तो किसको लिखा? पुत्र ने लिखा किसको? माता को। तो इसमें द्विकर्म है, माता और पत्र। और माता ने पुत्र को रुपए दिए तो पुत्र और रुपए दो कर्म है। जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्म होते हैं। अब देखिए आपके इसके अंतर्गत ये अकर्मक क्रिया के अंदर पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अभी हमने पढ़ा है कर्म क्रिया। अब देखिए पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण के अंतर्गत पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूर्ण अकर्मक क्रिया अपने आप में पूरी होती है, यानी कि पूर्ण। जैसे शब्द से पता चल रहा है पूर्ण यानी पूरी, तो अपने आप में पूरी होती है, उसे किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आना, जाना, हंसना, इसमें ना शब्द लगा हुआ होता है। पूर्ण अकर्मक क्रिया या तो किसी के अस्तित्व को बताती है या अवस्था को बताती है। जैसे यह घोड़ा है तो यह अस्तित्व है। मीनू रो रही है तो ये क्या है? अवस्था है ना। अब देखिए मैं गाँव जा रहा हूँ, ये गतिशील भी होती है, जाने का काम हो रहा है। मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, तो गतिशील चालू है कार्य, है ना। कार्य क्रिया चालू है, तो ये हो गई पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को अपने अर्थ को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंधित किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। कर्ता से संबंधित किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूरक के बिना किसी पूरक के बिना ये क्रियाएं अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाती। जैसे तुम तो बड़े बेईमान निकले, मुझे वह अच्छा लगता है। इन वाक्यों में बेईमान व अच्छा पूरक शब्द है। पूरक के बिना ये वाक्य अधूरे माने जाते हैं, अधूरे से लगते हैं। और अब देखिए आपके प्रयोग की दृष्टि या संरचना की दृष्टि से सामान्य क्रिया 6 होती है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, औपचारिक क्रिया और प्रदत्त क्रिया। सामान्य क्रिया जैसे नाम से पता है सामान्य, है ना, सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया के अंदर जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, एक ही क्रिया। और संयुक्त क्रिया यानी कि मिली जुली, नाम से पता चल रहा ना, मिली जुली, यानी कि जैसे सामान्य क्रिया में वह स्कूल गया, सामान्य क्रिया है। बच्चे हंसे, दिनेश पढ़ा, तो सामान्य है, इसमें और कोई साथ में नहीं है, संयुक्त नहीं है ये, है ना। कुछ और बड़ा चढ़ा के वाक्य नहीं है इसके अंदर, किसी का सहयोग नहीं हो रहा, बिल्कुल सामान्य है। अब संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से
क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल ने गर्म पानी पी लिया, राहुल ने पानी तो पिया लेकिन कौन सा पिया, गर्म पानी। तो इसमें क्या संयुक्त ना, दो क्रियाएं साथ में हो रही है। राहुल ने पानी पिया, कौन सा, गर्म पानी पिया साथ में। और जतिन डर कर चला गया, डरा पहले वो फिर चला गया, दो क्रियाएं साथ में हो रही है। तो ये क्या हुई, संयुक्त क्रिया। तो इस वाक्य में पी और लिया, दूसरे वाक्य में चला और गया क्रियाएं हैं, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। अब देखिए नाम धातु क्रिया, नाम धातु यानी कि जो नाम से ही पता चलता है उसे नाम धातु के, जैसे खा, पी, तोड़, चमकना, हंस, पी, सोना, लिख, ये इसके लिख, हंस, चल, तो इनसे हम चल कर, पढ़कर, पढ़ता, पढ़ना, तो ये बनाते हैं ना, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन नाम धातु क्रिया जो मुख्य क्रिया है वो, तो अब देखिए नाम धातु क्रिया के अंदर जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। हमें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, तो विशेषण हो गई ना, है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। यहाँ मक्खियां भिन भिना रही है, तो उपयुक्त वाक्यों में अपना सर्वनाम से अपनाना अथवा भिन्न भिन्न अनुकरणवाची में भिन भिनाना नाम धातु क्रिया है। भिन से भिन भिनाना बन गया, हिन से हिनाना बन गया, हाथ से हथियाना बन गया, है ना, टन से टनटनाना बन गया, इस तरह से फटकार से फटकारना बन गया, ये नाम धातु क्रिया हो गई। अब देखिए संज्ञा के आधार पर फिल्म से फिल्माना, लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना। अब देखिए सर्वनाम के आधार पर अपना से अपनाना, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो इसे अपनाना क्या हुआ, नाम धातु क्रिया बन गई, सर्वनाम की अपनाना। अब विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रियाओं का निर्माण, गर्म से गरमाना, साठ से सटियाना, दोहरा से दोहराना, मोटा से मुटियाना और चिकना से चिकनाना, ये नाम धातु, ये हो गई विशेषण के आधार पर। अब अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रियाओं का निर्माण, जैसे कि घर, थर थर, थर थराना, भिन भिन, भिन भिनाना, ये अनुकरण हो रहा है ना, दो बार एक चीज का दो शब्द निकल रहा है, अनुकरण, पूरे नाम से पता चल रहा है ना, अनु वापस, है ना, दो शब्द आ रहे हैं उसके पीछे पीछे। तो बड़बड़ से बड़बड़ाना, टिमटिम से टिमटिमाना, हिन से हिनाना। प्रेरणार्थक क्रिया दूसरा आ गया आपके, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु के बाद प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि नाम से पता चल रहा है प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है उसको। तो जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है या करने के लिए प्रेरित करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। करता है या करवाता है, करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया के में प्रत्येक योग से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती है, जो दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब मूल क्रिया क्या है, चलना, चलना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, चलाना, और द्वितीय है चलवाना। एक तो चलना हो गया, एक चलाना और एक चलवाना, द्वितीय हो गई, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई चलवाना। प्रथम तो क्या हुई, चलाना, और द्वितीय हुई चलवाना। फिर बोलना, बुलाना, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक हुई बुलवाना, जैसे रहना, रखना, रखवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, सुन, सुनाना और सुलवाना, पढ़, पढ़ाना और पढ़वाना। इस तरह से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया, ये आपके आ गई प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य अथवा मूल क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्व, जैसे शब्द से पता चल रहा है ना, पूर्व यानी पहले, है ना, तो पहले काम हो चुका है, उसके बाद में फिर काम हो रहा है। तो जैसे कि मूल क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैं अपना काम समाप्त करके देखूंगा, तो पहले क्या हुआ, काम समाप्त किया, फिर उसको देखा, तो वे अपना काम समाप्त, पहले क्या करेगा, काम समाप्त करेगा, फिर देखेगा, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी, पहले की क्रिया, और फिर अभी जो हो रही है यदि होगी, तो दो क्रियाएं साथ में आ रही है ना, पूर्वकालिक क्रिया। मैं अपना काम समाप्त करके, यानी कि मूल क्रिया आ रही है, मुख्य क्रिया आ रही है और मूल क्रिया आ रही है। मूल क्रिया या मुख्य क्रिया, या तो उसमें मूल क्रिया या मुख्य क्रिया, तो दोनों मतलब कि, तो पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, पहले हो चुकी है क्रिया, है ना, शब्द से पता चल रहा है। नितिन दूध पीकर चला गया, पहले दूध पिया चला गया, अपन ऐसे भी
चला गया ये। आ रहा है बात कैसे समझ में आपको? वैसे शब्द से पता चल जाता है। कृदंत क्रिया, अगला है कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर आती है, आपने पहले पढ़ा है प्रत्यय उपसर्ग है ना, उपसर्ग में पहले लगता है, प्रत्यय में बाद में लगता है। तो जैसे कि लिख प्लस ता, लिखता, प्रत्यय है ना इसके अंदर, जिसमें प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे लिख प्लस आ, लिखा, लिख प्लस कर, लिख कर, तो ता आ कर ये प्रत्यय है। जैसे जा प्लस ता, जाता, जा प्लस ना, जाना, जा प्लस कर, जाकर, तो ये प्रत्यय लगकर हो रही ना। दौड़ प्लस ता, दौड़ता, दौड़ प्लस आ, दौड़ा, तो ये जिसमें प्रत्यय लगता है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से आपने जाना बच्चों कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करके सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और जिन वाक्यों में क्रमश खाना, सुनना, जानना मुख्य क्रिया कहलाती है, और जबकि इसके साथ आई है, रहा था, रहे हैं सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया के बारे में भी आपने जाना। अब देखिए क्रिया पर लिंग और वचन और पुरुष का प्रभाव। क्रिया विकारी शब्द है, इसमें कर्ता के लिए वचन और पुरुष के अनुसार विकार आ जाता है। विकार का आपको पहले अर्थ बता चुके हैं ना, बदलाव। क्रिया का लिंग संज्ञा के क्रिया का लिंग संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाता है, बदलता है ना। जैसे लड़का आया, लड़की आई, बदल रहा है ना, आया आई। और पुल्लिंग के साथ क्रिया के अकारांत रूप प्रयोग होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग के साथ क्रिया में इकारांत। जैसे मैंने पत्र पढ़ा, उसने पत्र पढ़ी, तो उसने किताब पढ़ी, सॉरी, राम सोया हुआ था, रानी सोई हुई थी, तो इकारांत और अकारांत में बदलाव हो रहा है ना। अब देखिए वचन का प्रभाव कैसे पड़ता है। क्रिया का वचन संज्ञा के अनुसार बदल जाता है। एक वचन संज्ञा के साथ क्रिया एक वचन, और बहुवचन के साथ में क्रिया बहुवचन हो जाती है। जैसे मैं आया, हम आए, वह घर जाएगा, वे घर जाएंगे, है ना। उसने फल खाया, उन्होंने फल खाए। इस तरह से एक वचन और बहुवचन में बदलाव हो जाता है। अब देखिए पुरुष का प्रभाव। सकर्मक क्रिया के अकारांत रूपों पर पुरुष का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अन्य रूप बदल जाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष मैं जाता हूँ, हम जाएंगे। मध्य पुरुष तुम जाते हो, तुम जाओगे। अन्य पुरुष वह जाता है, वे आएंगे। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा अकर्मक, सकर्मक और प्रयोग के आधार पर सामान्य, संयुक्त, नामवाचक, प्रेरणार्थक वाले कृदंत। आशा आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आशा आपको समझ में जरूर आ जाएगा। थैंक यू।